जी तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियोस में हमने एक्सेल के ज़रिए डाटा एनालिसिस पर बहुत सारा काम कर लिया है। और ये जो वीडियो है ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि कोरिलेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैं आपको इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमने पहले क्या क्या किया है वो मैं सारा कुछ आपके नज़रों से एक दफ़ा गुजार देता हूँ। हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और ग्राफ्स वगैरह जो हैं वो बेसिक ग्राफ्स वो सीखे थे बनाने, और उसके अलावा हमने ये पाई चार्ट्स बनाना सीखा था, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा था यूजिंग एक्सेल के ज़रिए। और इसके ज़रिए अलावा हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी की थी, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, वन सैंपल के लिए और टू सैंपल के लिए। और इसके अलावा फिर हमने फार्मूले भी यूज़ किए थे एक्सेल के यही काम हाइपोथेसिस करने के लिए। इसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को और जी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करना सीखा था एक्सेल के ज़रिए। और फिर हमने इसके साथ ही आगे, अगर आप देख सकें इधर, तो हमने सिंगल वेरिएबल के केस को देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से आगे अगर आपको इधर देख सकें शीट नंबर 10 पे पाई चार्ट्स वगैरह, ये आज का काम है। और ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2D और 3D प्लॉटिंग और एक ही ग्राफ में आप 3 से 4 चीज़ों को कैसे ड्रा कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस हम सिर्फ बिटवीन टू वेरिएबल्स के लिए करते हैं, और इसमें ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना मिलता है, कितना ज़्यादा रिलेट करता है, कितना उनका एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ परफेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह की चीज़ को निकालने के लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए मैं डाटा जो है वो इधर से कॉपी करने वाला हूँ। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस के लिए मैंने इधर डाटा लिया था, और इसी को मैं कोरिलेशन एनालिसिस के लिए यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल सी से मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और नई शीट पे जाता हूँ, और इधर मैं आ जाता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल बी से। तो इधर मेरे पास डाटा आ गया है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक इसमें इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम देखेंगे कि ये कितने आपस में कोरिलेटेड हैं। तो इस कोरिलेशन एनालिसिस को करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक जो है वो सेक्टर प्लॉट ड्रा कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस डाटा की जो शेप है वो किस तरीके की होती है। तो मैंने स्कैटर प्लॉट ड्रा करना सिखाया हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करके स्कैटर के ऊपर आना है, और स्कैटर से आके इधर स्कैटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं इधर ये एक स्कैटर प्लॉट ड्रा हो गया है। मैं इसके विजुअलाइजेशन जो है वो चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ सके। तो ये एक स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया है, जो कि इस डाटा के दरमियान में रिलेशन को बता रहा है। और इसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इस तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। तो कोरिलेशन एनालिसिस करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मैन्युअली करें, जिस तरह आपने स्टैट्स के फार्मूले सारे पढ़े हैं, और वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको स्टैट का फार्मूला आता है या नहीं आता तो आप बुक से देखेंगे, और फार्मूले के ज़रिए आप इधर मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके ए बी सी जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी निकाल के तो आप कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो मगर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही क्विक होगा, और इस तरीके के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या, वही तरीका, आपने डाटा वाली टैब में जाना है। डाटा वाले टैब में जाके आपने डाटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके पास ये डाटा एनालिसिस वाला नहीं है तो मैं इधर इसको क्लोज करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये डाटा एनालिसिस कैसे आएगा। आपने इधर फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने नीचे आ जाना है, इधर ऑप्शंस आएंगी और ऑप्शंस में आपने क्लिक कर देना है। और ऑप्शंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर एक और ऑप्शन आ रही है एड्स इन्स की। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, डबल क्लिक।
आई थिंक मेरे एक्सेल में प्रॉब्लम आ रही है, ये हैंग हो रहा है और मैं इसको दोबारा से करता हूँ। ये कुछ कह रहा है। ओके, तो ये हमारे पास ये आ गया हुआ है। एडमिन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया था। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और आपके पास इधर एक नीचे ऑप्शन आ रही है गो के ऊपर। तो गो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो गो के ऊपर क्लिक करने से आपके पास ये दो ऑप्शन मेरे जो इधर है ये चेक हैं, और आपके जो इधर होंगे वो इस तरीके से होंगे, खाली होंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई सीन है तो आपने इधर पहले क्लिक कर लेना है दोनों के ऊपर, और ये करने से आपके पास अनेबल हो जाएगा और आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा डाटा एनालिसिस वाला टैब। तो डाटा के टैब में इस जगह पे आपके पास डाटा एनालिसिस वाला टैब आ जाएगा। तो आपने डाटा एनालिसिस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और डाटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इधर कोरिलेशन के ऊपर आ जाना है, और कोरिलेशन के ऊपर आके आपने सेलेक्ट करना है कोरिलेशन को और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही तेज़ वे है कि जिस तरीके से आप ये सारा निकाल सकते हैं। तो आपने करना क्या, आपने इनपुट रेंज इधर देख सकते हैं, ये लिखा आ रहा है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में आपने दोनों जो कॉलम्स हैं यानी कि आपका जो डाटा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर इनपुट रेंज में ये सारा डाटा सेलेक्ट करने वाला हूँ, और ये मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी कि एक्स और वाई का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया जिधर तक डाटा था। और उसके बाद ये लेबल इन फर्स्ट रो, क्योंकि मेरे पास इधर फर्स्ट रो जो है उसमें एक्स और वाई ये लेबल्स हैं, तो इसके लिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरी फर्स्ट रो में लेबल्स हैं। और उसके बाद आउटपुट रेंज में आ जाते हैं, और आउटपुट रेंज में आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिधर आपने जो है वो रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है। तो मैं इस जगह ये कॉलम को मैंने ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ, और न्यू वर्कबुक न्यू, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इधर ओके कर दें बस। तो जब आप ओके कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x1 और y के ऊपर इधर 1 लिखा आ रहा है। तो आपके पास ये जो चीज़ है 0.997466, इसी को आपने कॉपी करना है कंट्रोल C से, और इधर आपने कंट्रोल V में पेस्ट कर देना ऊपर। तो ये आपके पास जो है ये चीज़, ये आपका कोरिलेशन है 0.99। ये जो इधर तक जितना भी ये डाटा है ये सारा आपकी कोरिलेशन है। तो ये डाटा इंडिकेट क्या करता है कि अभी कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान में होती है। तो मैं इसको, पहली तो बात है, इसको मैं बोल्ड करता हूँ और कलर दे देता हूँ येलो, और इसको अरेंज करता हूँ मिडल सेंटर में। तो इसको बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर पे जाके। तो ये आपके पास जो चीज़ आई है ये 0.997466, ये चीज़ जो है ये आपका बता रही है कोरिलेशन। तो आर से हम डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। तो आर की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के दरमियान में। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा अरेंज करता हूँ ताकि ये दिखने में खूबसूरत नज़र आए, और इसको मैं, ठीक है बस, इसको बॉर्डर भी लगा लेते हैं और इसको कलर भी दे देते हैं। ठीक हो गया। तो आर की जो रेंज होती है वो -1 और +1 के दरमियान में होती है। आर की जो जो भी वैल्यू आती है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये आर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि ये जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इनका आपस में अच्छा रिश्ता है, 0.997466। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में कोरिलेटेड है। आई थिंक इसे हम कह सकते हैं कि परफेक्टली कोरिलेटेड, बिकॉज दिस इज़ 0.99, और ये बिल्कुल 1 के करीब है। और अगर ये 1 के करीब ना होता तो इसे हम कह सकते थे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है,
और अगर ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर -1 के करीब हो तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में डाटा जो है वो कोरिलेट नहीं कर रहा, और अगर ये जो है +1 के करीब हो तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो डाटा आपस में रिलेट कर रहा है। तो हम इससे इस तरीके से ये कोरिलेशन निकालते हैं। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.99746, ये आपको चीज़ क्या बताती है? ये बताती है कि आपकी जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी कि एक्स के बढ़ने से वाई भी जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं, वाई में भी इंक्रीज आता है। तो इसका मतलब ये है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड डाटा है। तो इस तरीके से आप कोरिलेशन को निकालते हैं। तो उसके बाद आपको जो मैं एक और चीज़ बताना चाहता था, जो कि हमने अपनी लास्ट टाइम जो करते करते रह गए थे अपने लास्ट लेक्चर में, वो मैं आज आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बात का क्या होता है कि हम जब हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं तो हमें वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करनी होती है उसकी। तो उसके लिए आपको बनानी आनी चाहिए कि किस तरीके से आप एक्सेल के ऊपर एक जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके पास क्या, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि मैं इधर एक्स का एक कॉलम बनाता हूँ, और एक इधर आपके पास होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स आप कह लें इसको। तो एफ ऑफ एक्स में आपकी जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आती है। तो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने इधर लिखी हुई हैं, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल से। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, आप भी इस तरीके से इसको कॉपी कर लें, और सॉरी कॉपी कर लें। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी ली हुई हैं। तो ये मैंने इधर से कॉपी कर लिए कंट्रोल C से, और इस जगह पे आके मैं इधर पेस्ट करने वाला हूँ कंट्रोल V से। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी आ गई हैं। सॉरी इधर ऊपर एक्स भी आ गया हुआ है, तो मैं ऊपर से ख़त्म कर लेता हूँ और इसको इधर से काट कर नीचे ले आता हूँ कंट्रोल V से। तो एक्स की वैल्यूज़ ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने -3 से +3 के दरमियान में ये मैंने सारी वैल्यूज़ ली हुई हैं। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि आप इधर देख सकते हैं कि 0.1 का जो है वो मैंने डिफरेंस रखा हुआ है, 0.1 0.2 0.3। तो 0.1 का मैंने डिफरेंस रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने x की जो वैल्यू है वो इधर लिख लेनी है, और y की वैल्यू में आपने इधर जो है वो एक फंक्शन यूज़ करना है, जो कि एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो आपने क्या करना है, इधर s और इसके साथ t, स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड STA, सॉरी इधर नहीं आ रहा, मैं एक मिनट ज़रा पीछे जाके फार्मूले को देख लूँ। मेरे ख्याल में फार्मूला जो है वो गलत हो रहा है। तो फार्मूला है फार्मूला है
ये फार्मूला है नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने इधर यूज़ करना है। इधर सॉरी मैं लिखता हूँ फार्मूला इज इक्वल टू एन ओ आर। जब आप एन ओ लिखेंगे तो आपके पास इधर नीचे देखेंगे तो ये आ गया फार्मूला। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आपने अभी जो z की वैल्यूज़ हैं वो आपने देनी है। तो z की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इधर से देनी है -3, और इधर से आपने नीचे आ जाना है, फॉल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो फॉल्स के ऊपर आपने इधर से क्लिक किया और इसको इधर से क्लोज किया और नीचे ले आए। और नीचे लेके आने के बाद आपने ये सारा कुछ नीचे तक ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपका डाटा है। तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ -3 से +3 की जानिब। तो मैंने इधर 3 पे ला के इसको छोड़ दिया, तो इसने ये मुझे सारी जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो जनरेट करके दे दी हैं डाटा की। तो आप इधर देख सकते हैं ये मेरे पास सारा डाटा। मैं इसको ज़रा खूबसूरती के लिए इसको अरेंज करने लगा हूँ। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं, इसको बॉर्डर लगाते हैं, और बॉर्डर लगाने के बाद इसको कलर दे देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसकी जो एंट्रीज़ हैं उनको भी हम कोई और कलर दे देते हैं, रेड। और जो इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और इसको सेंटर में ले आते हैं और इनको लाइन भी लगा लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको सिलेक्ट कर लेना सारी वैल्यूज़ को। और जैसे कि मैं इधर आपके सामने करने वाला हूँ, ये सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़ एक्स और वाई की। और सिंपली आपने इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाके आपने क्या करना है, एक तो ये आ रहा है इधर लाइन वाला, तो आपने लाइन वाले के ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि इधर से अगर आप अपलोड करेंगे तो वो नहीं आपके पास आएगा जो हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं स्मूथ कर्व्स। तो ये जो है स्मूथ कर्व्स नहीं हमें दे रहे। अगर आप इधर देखें तो ये नोकदार कर्व हैं, ये स्मूथ नहीं है। तो अगर आप इस स्कैटर में आए और स्कैटर में आके अगर आप ये देखें तो इधर लिखा हुआ है एक स्मूथ कर्व। तो इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस डाटा के लिए बन के आ गई है। और ये जो ऊपर एक्स है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी की जो हमने वैल्यूज़ दी थी एफ ऑफ एक्स वाले कॉलम में ये लिखी हुई आ रही है। तो मैं इधर इसको ज़रा खूबसूरती के लिए इसकी चेंजिंग कर लेता हूँ कलरिंग में। और ये जो एक्सिस है इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। और ये जो है पीछे नज़र आ रहा आपको, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये और खूबसूरत नज़र आए। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी एक डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ग्राफ बन के आ गया। तो इसके ज़रिए आप अपना क्रिटिकल रीजन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चीज़ को ड्रा करने का। तो क्रिटिकल रीजन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका इधर किधर किस जगह पे आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ आती हैं और किस जगह पे आपका क्रिटिकल रीजन आता है। तो ये है वो जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करना था मगर हम नहीं कर सके थे। तो आई थिंक ये लेक्चर में हमने ये इधर ही क्लोज करना चाहिए। हाँ, बल्कि वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि ये जो फार्मूले हैं एक्सेल के फार्मूले हैं स्टैट के लिए, ये आप इधर सारे जो हैं ये एक एक दफ़ा कम से कम इनको ट्राई करें और इनकी फंक्शनैलिटीज़ को लाजमी देखें। ये बहुत ही काम के फार्मूले हैं, आप इधर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इधर गिवन है और बहुत सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो आपको डाटा एनालिसिस के अलावा ये फार्मूलों के ऊपर भी कमांड आनी चाहिए। आप जो भी एनालिसिस के लिए करते हैं काम वो सारा इन फार्मूलों के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको ये सारे फार्मूले एक एक करके नहीं सिखाऊंगा। ये सारे फार्मूले इस्तेमाल करने बहुत ही ईजी हैं और आपको ये आने चाहिए। आप इनमें से कोई भी यूज़ करें और आप इनके ज़रिए बहुत कुछ जो है वो ईज़िली आसानी से कर सकते हैं।
तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ 2D और 3D ग्राफिंग के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और आपको पेज की सेटिंग और प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के ऊपर जो डाटा है उसको हम प्रिंट करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं एक्सेल के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर देखें तो इसके ऊपर अभी तक आप देखें इधर तो 5 एक्सेल की मुकम्मल वीडियोस आ चुकी हैं, और मुख्तलिफ वीडियोस पे मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, और इनसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और मैं बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे से मैं जो है वो डाटा एनालिसिस के ऊपर विद पाइथन के डाटा एनालिसिस विद पाइथन के ऊपर जो है वो भी वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए और उसके लिए जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। आई होप आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें अपने कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप सजेशन कमेंट्स में दीजिए, और लाइक करें वीडियो को ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लिए वाकई ये वीडियोस हेल्पिंग है। थैंक यू सो सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल ऑनलाइन मैथ इंस्टीट्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जाइए और जाके लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ सारी वीडियोस हैं। तो मैं इधर वीडियोस में आता हूँ और आपको नज़र आएंगी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये लाजमी देखना चाहिए। इधर मेरी शेर मोहम्मद चौधरी की जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी है, चैप्टर 4 भी है, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं इधर प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर भी मेरी वीडियोस हैं, और इसके अलावा हाइपोथेसिस के ऊपर भी मेरा काफ़ी सारा काम है, और काफ़ी सारा अभी मेरा अपलोड होने वाला रह गया। मैंने बनाई हुई हैं वीडियोस मगर अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिला। वो इंशाल्लाह ताला अभी मेरे पेपर ख़त्म होंगे तो मैं वो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा ताकि आप काफ़ी इंजॉय कर सकें और सीख सकें। थैंक यू सो मच।